नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेयांश गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा और आपका अपना यूट्यूब चैनल फैक्ट मीडियम। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में। और हाँ, हम इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने की भी कोशिश करेंगे, जैसे कि फिस्कल पॉलिसीज और मॉनेटरी पॉलिसीज में क्या अंतर होता है, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन क्या होता है, आरबीआई ने कितना पैसा इस पैकेज में दिया, असल में कितना बड़ा है ये पैकेज और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, और इकोनॉमिस्ट का इस पैकेज के बारे में क्या कहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इकोनॉमी में दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज और फिस्कल पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसीज वो होती हैं जिसमें एक देश का सेंट्रल बैंक इन्वेस्ट करता है, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है। जबकि फिस्कल पॉलिसीज वो होती हैं जहां किसी देश की सरकार इन्वेस्ट करती है। तो आइए जानते हैं फिस्कल पॉलिसीज और मॉनेटरी पॉलिसीज के फीचर्स के बारे में। फिस्कल पॉलिसीज में सभी को रोजगार देना, प्राइस लेवल को स्टेबलाइज करना, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को स्टेबलाइज करना और बैलेंस ग्रोथ रेट में इक्विलिब्रियम लाना यानी बराबरी लाना। और कई ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिससे हम फिस्कल स्टिमुलस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये कैसे हो सकता है। ये टैक्स को घटा के हो सकता है, पब्लिक सेविंग्स और प्राइवेट सेविंग्स की तरफ ध्यान दे के हो सकता है, गरीब और अमीर की इनकम में अंतर खत्म करने से हो सकता है, महंगाई घटा के हो सकता है, जॉब्स क्रिएट करके हो सकता है, नेशनल इनकम को बढ़ा के हो सकता है, कई इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इन्वेस्ट करके हो सकता है, जैसे रोड, स्कूल, डैम्स और बहुत सारी चीजें ऐसी जो हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। और साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को बढ़ा के भी हो सकता है, जिसमें हम एक्साइज ड्यूटी घटाते हैं, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे देश में पैसा लगाने के लिए और प्रेरित होंगे। तो चलिए जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज कैसे ला सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसीज का भी बहुत बड़ा रोल होता है जीडीपी ग्रोथ रेट में। इसमें हमें बिजनेस साइकिल को स्टेबलाइज करना होता है, महंगाई को घटाना होता है और क्रेडिट और शॉर्ट क्रेडिट से भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ा सकते हैं। यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस में अंतर कम करके भी हम इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं लिक्विडिटी इन्फ्यूजन क्या होता है। इसका मतलब एसेट्स को कैश में बदलना होता है। ये कैसे हो सकता है? इसमें आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट कम कर सकती है, जिससे बाकी बैंक्स जो आरबीआई से लोन लेते हैं उन्हें कम इंटरेस्ट देना होगा, जिसे हम रेपो रेट भी कहते हैं। और उससे फिर ये लोगों को भी कम इंटरेस्ट पे लोन देंगे, जिससे और ज्यादा कैश फ्लो होगा और ज्यादा लिक्विडिटी आएगी। ये तो हुई आरबीआई की बात। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कैसे लिक्विडिटी इन्फ्यूजन ला सकती है। गवर्नमेंट भी कई सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके लिक्विडिटी इन्फ्यूजन ला सकती है और साथ ही साथ टैक्स रेट घटा सकती है, जिससे लोगों की जेब में ज्यादा पैसा होगा। तो चलिए जानते हैं आरबीआई का इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में कितना हिस्सा है। ये करीब करीब 8 लाख करोड़ का पहुंचता है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस पैकेज को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कई पार्ट्स में बताया था। तो चलिए जानते हैं उन पार्ट्स के बारे में। पहले पार्ट में एमएसएमईज पे ध्यान दिया गया था। उनके लिए इमरजेंसी फैसिलिटीज लाई गई थी, जिससे वो इस पेंडेमिक के पीरियड में संभल सके। उनको ज्यादा से ज्यादा लोन देने की बात की गई थी और साथ ही साथ बिजनेसमैन और एम्प्लॉयर्स को ईपीएफ सपोर्ट देने की बात की गई थी, जिससे उन्हें बहुत फायदा होगा। तो ये थी मेन चीजें इस पार्ट 1 के बारे में, जो करीब करीब 5,94,550 करोड़ का पहुंचता है। पार्ट 2 में माइग्रेंट वर्कर्स को 3,500 करोड़ रुपए में 2 महीने तक फ्री अनाज देने की बात की गई थी। स्ट्रीट वेंडर्स यानी रेड़ी पटरी वालों को भी स्पेशल क्रेडिट देने की बात की गई थी।
और साथ ही साथ किसान क्रेडिट कार्ड में भी एडिशनल क्रेडिट देने की बात की गई है। तो ये थी पार्ट 2 की मेन चीजें जो करीब करीब 3,10,000 करोड़ का पहुंचता है। तो चलिए जानते हैं पार्ट 3 के बारे में। माइक्रो एंटरप्राइजेस जो फूड के हैं उनको भी 10,000 करोड़ रुपए देने की बात की गई है। इसमें किसानों की मदद के लिए भी कई चीजें लाई गई है जो करीब करीब 1.5 लाख करोड़ का पहुंचता है। तो चलिए जानते हैं पार्ट 4 और पार्ट 5 के बारे में। इसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग को बढ़ावा दिया गया है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सहारा मिलता है, जिससे वो प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिकली ढंग से वर्क कर पाए। तो किसानों के लिए इस प्रोजेक्ट में अच्छी योजनाएं हैं। मनरेगा में भी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया गया है जो करीब करीब 40,000 करोड़ का पहुंचता है और कई कंपनीज को लोन दिया गया है जो कि बहुत सही साबित हो सकता है। इसके साथ 8 करोड़ मजदूरों को फ्री अनाज देने की बात भी की गई है। पर इस पैकेज में जैसा कि आप सबने देखा, ज्यादातर चीजों में लोन देने की बात की गई है। इस पेंडेमिक के पीरियड में हम लोन से उन लोगों की कुछ दिनों के लिए मदद तो कर सकते हैं, पर ये लॉन्ग टर्म में ज्यादा मदद नहीं देगा। इनडायरेक्टली हम उन पे ज्यादा बोझ डाल रहे हैं इस लोन को देने से। और ये पैकेज जो गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया है वो बहुत ही कम है, यानी फिस्कल पैकेज बहुत ही कम है। ये करीब करीब 1% है हमारी जीडीपी का, क्योंकि इसमें बहुत सी पॉलिसीज पहले से ही थी, जैसे प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना और कुछ तो 2019 के बजट में भी थी, जैसे PMMSY योजना। आरबीआई का भी 8 लाख करोड़ का पैसा इसमें पहले ही इंक्लूड कर दिया गया था। तो चलिए जानते हैं इकोनॉमिस्ट ने इस पैकेज के बारे में क्या कहा है। पहले जानते हैं अभिजीत बनर्जी ने इस पैकेज के बारे में क्या कहा है। उनका कहना है कि गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है और ना ही मार्केट में डिमांड है, तो गवर्नमेंट को इन लोगों के पास डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करना चाहिए जिससे इकोनॉमी संभले और ये गरीब लोग खा पी पाए। तो चलिए जानते हैं संजीव सान्याल ने इसके बारे में क्या कहा है। उनका भी ऐसा ही मानना है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होना चाहिए और गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक लिक्विडिटी इन्फ्यूजन सही से नहीं होगा ये सारी प्रॉब्लम्स बनती रहेंगी और जॉब्स की कमी होती रहेगी। तो चलिए जानते हैं प्रांजल भंडारी ने इसके बारे में क्या कहा है। उनका मानना है कि जैसे कि दुनिया के कई देशों में फिस्कल पैकेज की मात्रा बहुत ज्यादा थी, वैसे इंडिया में नहीं है। ये करीब 10% था अमेरिका में उनकी जीडीपी का। उनका ये भी मानना है कि इससे आगे कोई अच्छी स्थिति बनती नहीं दिख रही है। चलिए जानते हैं राठिन रॉय ने इसके बारे में क्या कहा है। उनका तो ये मानना है इस गवर्नमेंट का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के मामले में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। उनका ये भी मानना है कि जो अनाउंसमेंट किए जाते हैं वो ग्राउंड लेवल पे उतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट मनी ट्रांसफर पे ज़्यादा ध्यान देना होगा और जो पहले भी फैसले लिए गए हैं वो इतने सफिशिएंट नहीं है कि वो इकोनॉमी बचा सके। आशा करते हैं ऐसा ही हो और डिमांड बढ़े और जॉब्स क्रिएट हो और लोगों को इस मुश्किल के समय में खाने की कमी ना हो। आप सबको इस पैकेज के बारे में कई लोगों ने गुमराह भी किया होगा, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? कुछ भी। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। तो कैसी लगी हमारी जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों को भी बोलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी ऐसी यूनिक
इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग जानकारी मिल सके। धन्यवाद।